नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के संबंध में। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत या ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जनसंख्या का आधुनिक सिद्धांतों में से एक है। अगर हम जनसंख्या के सिद्धांतों को दो भाग में बांट दें, परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, तो परंपरागत सिद्धांत में बेसिकली हम लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी और माल्थस की थ्योरी पढ़ते हैं, और आधुनिक सिद्धांत में ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी हो गया, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना का विकास सबसे पहले 18वीं शताब्दी के मध्य में रिचर्ड कैंटिलॉन के द्वारा दिया गया था। कैंटिलॉन ने कहा था कि जनसंख्या का वह आकार अनुकूलतम है जिसे प्रतिदिन पर्याप्त भोजन प्राप्त होता हो। हालांकि बाद में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक क्राइटेरिया रखा। इसी विचार को अनुकूलतम जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के तौर पे जो है कैनन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में इसी अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य जो है रॉबिन्सन, डाल्टन, कार्ल सैंडर्स आदि विद्वानों ने किया। पुनः रॉबिन्सन और डाल्टन ने भी अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना को विकसित करने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं इस जनसंख्या सिद्धांत की, जिसमें दो मान्यताएं सबसे प्रमुख हैं। पहली मान्यता यह है कि प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि होने पर भी कुल जनसंख्या और कार्यकारी जनसंख्या का पारस्परिक अनुपात अपरिवर्तित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है प्रदेश की जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो जो टोटल पॉपुलेशन है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अनुपात में कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरी मान्यता ये है कि जब जनसंख्या बढ़ता है तो देश का जो नेचुरल और कल्चरल रिसोर्स है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन है, उसकी अवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी दो अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कैनन महोदय ने अनुकूलतम वृद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत इस परिकल्पना पर आधारित है कि जनसंख्या और संसाधन दोनों के बीच आपसी सहसंबंध होते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या हम किसको मानेंगे, क्या होता है अनुकूलतम जनसंख्या? तो कैनन ने ये कहा कि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या यदि आयु संरचना, कारिक संरचना तथा संसाधनों के उपयोग में भारी परिवर्तन नहीं लाता है तो अनुकूलतम जनसंख्या को बताता है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या अनुकूलतम वही है जिसके बढ़ने से ना एज स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, ना वर्किंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, ना रिसोर्स के उपयोग या उपभोग में कोई चेंज आ रहा है। रॉबिन्सन ने क्या कहा कि द पॉपुलेशन विच जस्ट मेक द मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल इज द ऑप्टिमम पॉपुलेशन और द बेस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन। कहने का तात्पर्य कि जब उत्पादन और उपभोग में संतुलन हो जाए तो जनसंख्या अनुकूलतम होती है। मतलब कि जितना रिसोर्स है उतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू रिसोर्स, आप समझ सकते हैं सिंपल वे में। कार्ल सैंडर्स ने क्या कहा? कार्ल सैंडर्स ने कहा कि द पॉपुलेशन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि वैसी जनसंख्या जो अधिकतम लाभ प्राप्त करे वह जो है अनुकूलतम होती है। कहने का मतलब ये है कि जो है अधिकतम इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन का कथन है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव द मैक्सिमम इनकम पर हेड, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम स्तर पर पहुंचाता है। कैनन का भी मोर और लेस यही विचार था। तो ये सारे जो विद्वान थे उन्होंने डिफरेंट अनुकूलतम जनसंख्या को परिभाषित किया। कहने का मतलब ये है, इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि अनुकूलतम जनसंख्या की कोई निश्चित लक्ष्मण रेखा नहीं होती है। यह एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये चेंज हो सकता है, गत्यात्मक संकल्पना है। यानी कि संसाधनों का उपयोग किसी भी समाज की तकनीकी स्तर पर निर्भर करता है। अपने तकनीकी के विकास के द्वारा समाज जब लगातार पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करता है तो अनुकूलतम जनसंख्या को निश्चित करना एक बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे अधिकतर पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी 200 व्यक्ति पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। सही अर्थ में देखा जाए तो यह जनसंख्या दबाव का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलपमेंट है, तकनीकी का स्तर काफ़ी उच्च है, तो इस कारण से प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो जनसंख्या दबाव होने के बावजूद भी जनसंख्या अनुकूल है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की नीति अपनाई जाती है, जनसंख्या कम करने की नीति नहीं अपनाई जाती। ठीक इसके उल्टा
अगर हम सब सहारन अफ्रीका को देखें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व उससे भी कम है, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, लेकिन यहाँ ना तकनीकी विकसित है, ना रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाता है, तो यही जनसंख्या उनके लिए दबाव बन गया है। तो कहने का ये मतलब है कि अनुकूलतम जनसंख्या जो है एक सापेक्षिक परिकल्पना है, और इस आधार पर जो है सभी देश अलग अलग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रारंभ में कई विद्वान द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या को निश्चित करने का प्रयास भी किया गया था इस संदर्भ में। जैसे डडले स्टाम्प ने यह कहा था कि किसी देश में प्रति एकड़ कृषि भूमि किसी एक व्यक्ति को रहता है तो वो अनुकूलतम जनसंख्या है, इससे ज़्यादा होगा तो दबाव की स्थिति हो जाएगी, कम होगा तो निम्न जनसंख्या हो जाएगी। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये कहा था कि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति औसतन प्रतिदिन जो है, उन्होंने ये कहा था कि 2900 कैलोरी अगर भोजन की उपलब्धता हो पाती है तो अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति है। इससे अगर कम हो रहा है तो वो जनसंख्या दबाव को इंगित करता है। कहने का मतलब क्या है कि वर्तमान के समय ये सारी अवधारणाएं अपना महत्व खो चुकी हैं, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या का संबंध सिर्फ संसाधन से नहीं है बल्कि संसाधन में जो तकनीकी उपयोग होता है उससे भी है, यानी कि ये गत्यात्मक संकल्पना बन चुकी है। अब अनुकूलतम जनसंख्या का आकार निश्चित नहीं होता, जैसा मैंने पहले भी स्पष्ट किया। इसका सीधा संबंध किससे होता है? संसाधन के उपयोग से, और संसाधन का उपयोग किससे आप अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं तो आधुनिक तकनीकी से। जैसे इस दोनों मैप को आप ध्यान से देखिए, एक मैप जो है, जो पहला मैप, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन इनपुट है, एग्रीकल्चर का उदाहरण देकर मैं बता रहा हूँ। दूसरा में है उसमें कोई इनपुट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहला जो मैप है उसमें हरित क्रांति से रिलेटेड, यानी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, संकर बीजों का उपयोग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और सेकंड में परंपरागत खेती जैसे चली आ रही थी वैसे ही हो रही है। तो उन दोनों में कंडीशन क्या है कि जो परंपरागत खेती है कोई उसमें तकनीकी नहीं है तो उसका ऑप्टिमम लेवल 2.7 या 2 से भी कम है, 3 से भी कम है। लेकिन वहीं पर जैसे ही उसमें इनपुट हो जाता है तकनीकी का तो उसका ऑप्टिमम लेवल इंक्रीज कर जा रहा है, अराउंड 4 के आसपास चला जा रहा है। कहने का मतलब कि एक ही प्रदेश में सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी के विकास के साथ अनुकूलतम स्तर में भी परिवर्तन हो गया। यानी कि आधारभूत संसाधन के बिना किसी भी परिवर्तन में अनुकूलतम जनसंख्या स्तर में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे सिंपल एक उदाहरण है, माल्थस की जनसंख्या जो थ्योरी है, उस समय ब्रिटेन का औसत घनत्व तो लगभग 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और यही जनसंख्या उस टाइम पे उनके लिए समस्या थी। आज जो है जनसंख्या घनत्व तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट हुआ है तो आज जो है ये समस्या उनके साथ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि प्रति व्यक्ति आय या तकनीकी का जब विकास हो जाता है तो अनुकूलतम स्तर भी अपने आप बदल जाता है। ये मैप उसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप। जैसे पहला जो लाइन है, मतलब ये जो है वो पर कैपिटा इनकम को बताता है, और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका रिसोर्स को बताता है। जैसे पॉपुलेशन साइज जो है कैसे बढ़ रहा है, और पर कैपिटा इनकम, जैसे x से x1, ये जो है परंपरागत तकनीकी को बता रहा है। जब प्रथम समाज था उस समय तकनीकी प्रिमिटिव थी, परंपरागत तकनीकी थी, तो जनसंख्या का ऑप्टिमम लेवल उस लेवल का था, मतलब एकदम नीचे था। फिर जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो थोड़ा सा और ऊपर हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। फिर और ज़्यादा जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया तो और ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल ऊपर हो गया। फिर अल्ट्रा मॉडर्न आया तो और ज़्यादा ऊपर हो गया। कहने का मतलब ये है कि संसाधन के उपभोग और तकनीकी का विकास जो होता है उस पर पूरी तरह से सीधा संबंध उसका होता है जनसंख्या आकार से, और उसी से जो है हम कहीं ना कहीं ऑप्टिमम पॉपुलेशन की थ्योरी को निकालते हैं। कहने का मतलब कि जो यह जनसंख्या का है, जिसमें हमने अंडर पॉपुलेशन की बात कही, ओवर पॉपुलेशन की बात कही और ऑप्टिमम लेवल की बात कही, यानी कि अति जनसंख्या और निम्न जनसंख्या की संकल्पना, ये मूल रूप से अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। तात्पर्य यह कि जब किसी प्रदेश में उत्पादन, और मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादन की बात अगर करें, तो आवश्यकता से अधिक हो जाए तो निम्न जनसंख्या की स्थिति होती है, क्योंकि रिसोर्स वहाँ ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन उसकी अपेक्षा कम है। ठीक इसके उल्टा क्या होगा कि उत्पादन आवश्यकता से कम हो जाएगा तो अति जनसंख्या हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स जो है वो कम हो जाएगा, पॉपुलेशन अधिक हो जाएगा। तो इसी चीज़ को डाल्टन महोदय ने एक सांख्यिकी विधि से स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि m इज इक्वल टू a माइनस ओ बाई ओ। दैट मीन्स m का मतलब यहाँ पे है कुसमंजन यानी माल एडजस्टमेंट फ्रॉम ऑप्टिमम पॉपुलेशन।
ए का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन, ये वास्तविक जनसंख्या कितनी है, वो का मतलब है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अगर यहाँ एम का वैल्यू 0 आता है, मतलब कि m इज इक्वल टू 0 है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जनसंख्या इज इक्वल टू रिसोर्स। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, जनसंख्या इज इक्वल टू रिसोर्स, यानी कि वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, अनुकूलतम स्तर है जनसंख्या का। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो वो ओवर पॉपुलेशन है। अगर m का वैल्यू ऋणात्मक या माइनस में आ रहा है तो वो अंडर पॉपुलेशन है। कहने का मतलब जो डाल्टन ने क्या कहा, जनसंख्या निर्धारण हेतु एक मॉडल भी इन्होंने प्रयोग किया था जिसको सिमुलेशन मॉडल कहा जाता है। वस्तुतः कैनन ने भी इसी विधि के आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या का मूल्यांकन किया था। मतलब कि अति जनसंख्या की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब संसाधन और जनसंख्या दोनों के बीच संतुलन समाप्त हो जाता है, यानी जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संसाधन उत्पादन में भी वृद्धि होता रहे तो अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति भी बदलती रहती है। बोल्डिंग और हिक्स साथ साथ रॉबिन्सन जैसे चिंतकों ने यह भी स्पष्ट किया था कि उत्पादन और अनुकूलतम जनसंख्या की कोई सीमा रेखा नहीं हो सकती है, यानी कि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या या तो निम्न स्थिति में होगी या फिर अति जनसंख्या में होगी। लेकिन अगर हम बात करें अनुकूलतम जनसंख्या की तो वो एक कह सकते हैं कि वो हाइपोथेटिकल है। दूसरी तरफ विंकलर, थॉल्टन, इन्होंने अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि उत्पादन वृद्धि की भी एक सीमा होती है, जबकि जनसंख्या वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती। आप उत्पादन भी एक लिमिट तक कर सकते हो, उसके बाद आप उत्पादन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम एक एकड़ भूमि में कोई फसल उत्पादन करते हैं, उसमें हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का इनपुट भी कर दें, कितना भी टेक्नोलॉजी लगा दें, तो एक क्षमता के बाद भूमि से ज़्यादा उत्पादन हम नहीं ले सकते। लेकिन जनसंख्या की तो कोई सीमा रेखा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि कुछ अंतराल के बाद उत्पादन में तो स्थिरता आ जाती है, लेकिन जनसंख्या अति जनसंख्या की स्थिति में पहुंच जाती है, तो ये भी एक समस्या है। जैसे क्लार्क ने कहा कि जनसंख्या दबाव का विश्लेषण सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन से नहीं करना चाहिए, बल्कि संसाधनों के कुल उत्पादन से, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता से और प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। मतलब कि मानवीय जो क्षेत्र है या मानवीय जहाँ मानव रहता है वो उसका प्रति व्यक्ति आय कितना है, उसको कितना खाद्यान्न की उपलब्धता हो पाती है और टोटल उस एरिया का प्रोडक्शन क्या है, इस आधार पे भी हम अनुकूलतम जनसंख्या को समझ सकते हैं। जैसे इस मैप में आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बीच का लाइन है, यहाँ पे पॉपुलेशन इक्वल टू रिसोर्स या पर हेड जो जीडीपी वो है, तो अगर वो कम हो जा रहा है तो अंडर और ज़्यादा हो रहा है तो ओवर पॉपुलेशन की स्थिति बन रही है। और बीच का जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, ये वाला लाइन, ये पूरी तरह से आपको ऑप्टिमम पॉपुलेशन को दिखाता है। तो इन्हीं 3 चर के आधार पे जो क्लार्क ने बताया, जैसे कुल उत्पादन, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता और प्रति व्यक्ति आय, इसके आधार पे 3 प्रदेश में बांटा, जिसमें पहला वैसा रीजन बताया जो मानवीय जमघट का रीजन है। मानवीय जमघट का मतलब ये होता है कि वो जो है वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है। और दूसरा बताया जन शून्य प्रदेश, यानी वहाँ अंडर पॉपुलेशन है। और तीसरा बताया समान जनसंख्या का प्रदेश, वहाँ पे मतलब जनरल है, वो ऑप्टिमम भी उनको नहीं कहा, वो जनरल उन्होंने एक टर्म यूज किया। तो अगर जनसंख्या दबाव के क्षेत्र को क्लार्क ने बांटा तो यूरोपीय टाइप, मानसूनी टाइप और अफ्रीकन टाइप की स्थिति में। यहाँ पे आप देखिए कि यूरोपियन टाइप में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मानसून में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। हालांकि अफ्रीका में पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस कारण से जो है वहाँ पे जमघट का क्षेत्र हो जाता है, दबाव का क्षेत्र हो जाता है। वहीं पे अगर हम जनशून्य प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे वैसे रीजन हैं जो देखने को मिलते हैं जहाँ औसत घनत्व तो जो है काफ़ी कम है, 25% पर किलोमीटर स्क्वायर से भी कम है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे ब्राज़ील का पठार वाला रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साइबेरिया का पठार हो गया, रूस का अधिकतर क्षेत्र, ये जनशून्य प्रदेश है। इन प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के द्वारा संसाधन का विकास किया जा सकता है। हालांकि कनाडा ने भी यह नीति अपनाई थी और बाहर से लोगों को बसाकर वहाँ कृषि संसाधनों को विकसित किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत विश्व के देशों को जनसंख्या से संबंधित नीति बनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब आप अपने रिसोर्स को और जनसंख्या को, यानी कि संसाधन जो आपके पास उपलब्ध हैं और जनसंख्या जो आपके यहाँ बढ़ रही है, उन दोनों के संबंधों का जब आप आकलन करते हैं या कोई भी देश की नीति जो है इससे संबंध रखती है और इसका आकलन करती है, तो वो एक बेहतर नीति बना सकती है कि वो कैसे जनसंख्या को एक वैसे स्तर पे रखे, वैसे प्रतिस्थापित स्तर पे रखे कि जहाँ दोनों का जो संबंध है वो संतुलित रहे, असंतुलित न हो। निम्न जनसंख्या या अति जनसंख्या संसाधन के विकास हेतु अलग अलग नीति अपनाने के लिए प्रेरित किए जाते रहे हैं। तो ये सारे जो थ्योरीज हैं वो कहीं ना कहीं
यूटिलाइजेशन जो पॉलिसी मेकिंग होता है उसमें ये यूटिलाइज़ किए जाते हैं। हालांकि इस थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। सबसे पहली आलोचना यही होती है कि ये अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण कैसे संभव है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि औसत तापमान कहते हैं या औसत समुद्री जल स्तर की बात करते हैं, तो वो एक अवधारणा है कि चलिए हमने एक एवरेज निकाल लिया टेम्परेचर और बताया कि औसत तापमान इतना है। वो कहीं भी जो है उस पार्टिकुलर पॉइंट पे तो तापमान नहीं मिलता है सालों भर। कभी जो है 40 डिग्री मिलेगा, कभी 10 डिग्री मिलेगा, कभी 20 डिग्री मिलेगा, हम सबका एवरेज निकाल के कह देते हैं कि औसत तापमान इतना है। तो इसी तरीके से इसकी आलोचना की गई कि क्या अनुकूलतम जनसंख्या इसी तरह की एक अवधारणा है जो पूरी तरह से मतलब हाइपोथेटिकल है, संभव नहीं है उसको उस पॉइंट को लोकेट कर पाना। एक सामाजिक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एम बी थॉमस। उसने माना कि जनसंख्या सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत में ही हो सकता है, व्यवहारिकता में नहीं हो सकता। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती रही हैं, बहुत सारे विद्वानों ने बेसिकली इसके थ्योरी पे प्रश्न चिन्ह इसी आधार पे ही लगाया, लेकिन इसके बावजूद अनुकूलतम जनसंख्या एक समय विशेष में, आप कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे संसाधन और जनसंख्या प्रबंध के लिए एक संदर्भ बिंदु का काम करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पॉपुलेशन और रिसोर्स का जो बैलेंस है या पॉपुलेशन और रिसोर्स का जो रिलेशनशिप है, जो बैलेंस को स्थापित करेगा, उसमें एक रेफरेंस का काम करता है, जिसमें अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को आप यूज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है जो इसको सामान्य बनाती है। तो ओवरऑल ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, जो कई विद्वान इसको हाइपोथेटिकल भी मानते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में इसको सोचते हैं तो आप इस हाइपोथेटिक या इस परिकल्पना को यूज करके आप संसाधन और जनसंख्या में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, जो कि पीजी सेकेंड सेमेस्टर में भी आप लोगों को पढ़ना है, जो जेपीयू के छात्र हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इसके अलावा भी अन्य एग्ज़ामों में भी ये पूछे जाते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एक समझ में अच्छे से आ गया होगा। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।